आज हम प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखित बात निबंध का बाकी बचा हुआ भाग करेंगे। मैं डॉक्टर गीतिका अग्रवाल, आपकी हिंदी की अध्यापिका, आपका हिंदी की कक्षा में स्वागत करती हूँ। बात के विषय में हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं और प्रताप नारायण मिश्र जी के जीवन परिचय के पर भी चर्चा कर चुके हैं। आज हम बात निबंध का बाकी शेष भाग पढ़ेंगे। बात के काम भी इसी भांति अनेक देखने में आते हैं। प्रीति, वैर, सुख, दुख, श्रद्धा, घृणा, उत्साह, अनुत्साह आदि जितनी उत्तमता और सहजता बात के द्वारा विदित हो सकते हैं, दूसरी रीति से वैसी सुविधा ही नहीं। घर बैठे लाखों को उसका समाचार मुख और लेखनी से निर्गत बात ही बतला सकती है। डाक खाने तथा तार घर के सहारे से बात में चाहे जहां की जो बात हो जान सकते हैं। इसके अतिरिक्त बात बनती है, बात बिगड़ती है, बात आ पड़ती है, बात जाती रहती है, बात उखड़ती है। हमारे तुम्हारे भी सभी काम बात पर ही निर्भर करते हैं। एक उदाहरण भी दिया है, बातें ही हाथी पाइए, बातें ही हाथी पाओ। बात ही से पराये अपने और अपने पराये हो जाते हैं। मक्खी चूस उदार तथा उदार स्वल्पी का पुरुष युद्धोत्साही तथा युद्ध प्रिय शांतिशील कुमार्गी सुपथगामी अथच सुपंथी कुराही इत्यादि बन जाते हैं। यहाँ लेखक ने प्रताप नारायण मिश्र जी ने जीवन में बात के महत्व को या बात के विभिन्न रूपों को स्पष्ट किया है। कोई बात मन में प्रेम और श्रद्धा उत्पन्न करने वाली होती है, तो कोई बात घृणा उत्पन्न करने वाली होती है, दुख बढ़ाने वाली, विरोध बढ़ाने वाली होती है। किसी बात को सुनकर अकारण ही मन प्रसन्न हो जाता है, उत्साह से भर जाता है, तो किसी बात को देखकर या सुनकर हमारा मन दुखी हो जाता है, मानव निराश हो जाता है, उसे किसी भी कार्य में अच्छा नहीं लगता। दूसरे के मनोभावों को जितना बात के द्वारा समझा जाता है, उतना किसी अन्य माध्यम से नहीं समझ सकते हैं। हम ये लिखा है ना, हम बात ही में चाहे जहां की जो बात हो जान सकते हैं। मतलब बात के माध्यम से मनुष्य जितना समझ सकता है, अन्य किसी माध्यम से नहीं समझ सकता। मन में सोची गई या कही गई बात को हम कलम से, लेखनी से लिखकर और डाक के माध्यम से भेजे जाने पर लाखों कोस दूर बैठा व्यक्ति भी हमारे मन की बातों को समझ सकता है। इसके अतिरिक्त बात के कई प्रभाव देखने को मिलते हैं। कहीं बातों ही बातों में काम बन जाता है, तो कहीं बिना सोचे बोलने पर पल भर में बात बिगड़ जाती है। कहीं कोई बात को अनसुना करके बात को आगे जाने दे देता है, तो कहीं बात ही बात में बात उखड़ भी जाती है और लोग लड़ाई झगड़े करने पर ही उतारू हो जाते हैं। जीवन में हम सबके काम बात पर ही निर्भर करते हैं। बात कहने का ढंग ही होता है जो मनुष्य पर उसका प्रभाव अच्छा या बुरा पड़ता है, जिसके फलस्वरूप कभी तो हमें पुरस्कार तो कभी दंड मिलता है। प्राचीन काल में ये उदाहरण दिया भी है उन्होंने, बातें ही हाथी पाइए, बातें ही हाथी पाओ। प्राचीन काल में ये किंवदंती बहुत प्रसिद्ध थी कि राजा पुरस्कार में हाथी दे देते थे और कटु बात कहने पर हाथी के पांव के नीचे कुचला देते थे। मतलब बात में अच्छी बात होती, राजा प्रसन्न हो गए तो हाथी पास जाता था, और कोई बात प्रसन्न नहीं आई तो हाथी का पांव मतलब हाथी के पांव के नीचे कुचलना भी मिल जाता था, दंड भी मिल जाता था। मनुष्य पर बातों का प्रभाव
उसे कंजूस से उदार हृदय बना लेता है और कई बार उदार हृदय व्यक्ति भी कंजूस बन जाता है। और उत्साह भर देने वाला प्राणी सुनकर कायर पुरुष भी बन सकता है और कायर या युद्ध चाहने वाला व्यक्ति शांति प्रिय भी बन जाता है। बात का महत्व समझना हर एक का काम नहीं है और दूसरों की समझ पर आधिपत्य जमाने योग्य बात कर सकने में भी ऐसे वैसों का साध्य नहीं है। बड़े बड़े विज्ञवर तथा महान कविश्वरों के जीवन बात ही की एक समझने समझाने में व्यतीत हो जाते हैं। सहृदय गण की बात के आनंद के आगे सारा संसार तुच्छ जचता है। बालकों की तोतली बातें, सुंदरियों की मीठी मीठी बातें। यहाँ बात के महत्व को समझाने का प्रयास लेखक ने किया है कि बात का महत्व हर कोई व्यक्ति समझ नहीं सकता है। उसको समझना और वक्ता की बात की गहराई को समझना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं होती है। इसी प्रकार बात तो हर व्यक्ति करता है, किंतु ऐसी बात करना कि वह अपनी बात से श्रोता के मन में अपना प्रभाव जमा दे, वह श्रोता के हृदय को बदल दे, ऐसा वक्ता कम ही मिलते हैं। कई बड़े बड़े वैज्ञानिकों, विद्वानों, मनीषियों और शिक्षाविदों का तो पूरा जीवन ही दूसरों को अपनी बातें समझाने में व्यतीत हो जाता है। सहृदयगण बात के आनंद के आगे सारा संसार तुच्छ जचता है और ऐसे विलक्षण प्रतिभा संपन्न व्यक्तियों की बातों के सामने तो श्रोता इतने मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि उनकी बात के सामने उन्हें सारा विश्व तुच्छ दिखता है, छोटा दिखता है। मिश्र जी कहते हैं कि जिन व्यक्तियों को बच्चों की तोतली बोली, सुंदर नारियों की मधुर व प्यार भरी बातें, सत कवियों की रसीली बातें, सूप वक्ताओं की प्रभावशालिनी बातें, जिनके जी को और न कर दें, उसे पशु का नहीं पाषाण खंड कहना चाहिए, क्योंकि कुत्ते बिल्ली आदि को विशेष समझ नहीं होती, तो भी पुचकार के तूतू तूतू, पूसी पूसी इत्यादि बातें कह दो तो भावार्थ समझ के यथा सामर्थ्य स्नेह प्रदर्शन करने लगते हैं। यहाँ लेखक कहना चाहता है कि मनुष्य के अंदर प्रेम भरी भाषा समझने की अति विशिष्ट क्षमता होती है। वह बच्चों की तोतली भाषा, सुंदर नारियों की मधुर और प्यार भरी बातें, श्रेष्ठ कवियों की मनोहारी बातें तथा प्रभावशाली वक्ताओं की बातों से प्रभावित नहीं होता, तो उसे हमें मनुष्य नहीं कहना चाहिए, बल्कि उसे तो पाषाण खंड, पत्थर कहना चाहिए, क्योंकि पुचकारने पर तो कुत्ते बिल्ली जैसे जानवर भी इस अपने समान स्नेह प्रदर्शन करने लगते हैं। अर्थात में कुत्ते बिल्ली जैसे जानवर भी प्रेम को समझने लगते हैं। अगर कोई व्यक्ति ये सारी बातें देखकर प्रभावित नहीं होता और उसे प्रेम समझ में नहीं आता, अर्थात वह मनुष्य नहीं पाषाण खंड है। फिर वह मनुष्य कैसा जिसके चित्त पर दूसरे हृदयवान की बात का असर ना हो। और लेखक ये भी कहता है कि मनुष्य इतना हृदयहीन हो ही नहीं सकता जिसके मन पर दूसरे की बातों का प्रभाव ना हो सके। हमारे परम पूजनीय आर्यगण अपनी बात का इतना पक्ष करते थे कि तन तिये तनय धाम धन धरणी, सत्य संग कह तून सम भरणी, अथच प्राणन ते सुत अधिक है, सुत ते अधिक परान, ते दूनो दशरथ तजे वचन न दीनो जान। मिश्र जी कहते हैं कि हमारे पूर्वज
सदा ही अपने वचनों का पालन करने के लिए कुछ भी कर सकते थे। अर्थात वचन का पालन करने के लिए स्त्री पुरुष धन, भूमि आदि सभी वस्तुओं को तिनके के समान वो त्याग देते थे। वचन के महत्व को दर्शाते हुए ऋषि जी कहते हैं कि पुत्र प्राणों से अधिक प्रिय होता है। तन तिये तनय धाम धन धरनी, अर्थात पुत्र प्राणों से भी अधिक प्रिय होता है और प्राण सत्य संग कह तून समबरनी, और प्राण पुत्र से भी अधिक प्रिय होते हैं। परंतु राजा दशरथ ने वचन का पालन करने के लिए पुत्र तथा प्राण दोनों का ही त्याग कर दिया था। प्राणन ते सुत अधिक है, सुत ते अधिक प्राण, प्राण से अधिक पुत्र है और पुत्र से अधिक प्राण, और इन दोनों का ही राजा दशरथ ने अपना वचन का पालन करने के लिए त्याग कर दिया था। इत्यादि उनकी अक्षर समृद्धा कीर्ति तथा संसार पट्टिका पर सोने के अक्षरों से लिखी रहेगी। उन्होंने अपने वचनों की रक्षा के लिए अपने पुत्र श्री राम को वनवास भेज दिया था और उनके वियोग में स्वयं अपने भी प्राण त्याग दिए थे। हमारे पूर्वजों ने अपने वचनों की रक्षा करने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। इसी कारण उनका यश आज चारों ओर फैला है और उनकी कीर्ति सदा संसार के नपटल पर स्वर्ण अक्षरों में अंकित रहेगी, अर्थात हमेशा हम उनको याद रखेंगे। हमेशा ये याद किया जाता है कि राजा दशरथ ने अपने वचन के पालन करने के लिए अपने प्रिय पुत्र राम को वनवास भेज दिया था और उनके वियोग में उनका भी जीवन समाप्त हो गया था। तो ये बात हमेशा याद की जाती है। पर आजकल के बहुतरे भारत कुपुत्रों ने यह ढंग पकड़ रखा है कि मर्द की जबान बात का उदर स्थान और गाड़ी का पहिया चलता फिरता ही रहता है। आज जो बात है कल ही स्वार्थ अंधता के वश हुजूरों की मर्जी के मुआफिक दूसरी बात हो जाने में तनिक भी विलंब की संभावना नहीं है। यद्यपि कभी कभी अवसर पड़ने पर बात के अंश का कुछ रंग ढंग परिवर्तित कर लेना नीति विरुद्ध नहीं है, पर कब जात्युपकार, देशोद्धार, प्रेम प्रचार आदि के समय नह की पापी पेट के लिए। यहाँ लेखक ये बताता है कि परंतु आजकल वर्तमान काल में भारत में बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी बातें गाड़ी के पहिए के समान इधर उधर चलती रहती हैं, अर्थात कभी कुछ और कभी कुछ। वो अपनी बात को बदलने में, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए अपनी बातों को बदलने में तनिक भी संकोच नहीं करते हैं और वो उसके स्वरूप को लगातार बदलते रहते हैं। जबकि नीति के अनुसार ये कहना चाहिए कि अगर जाति धर्म के लिए, देश उद्धार के लिए या प्रेम प्रचार के लिए थोड़ा बहुत बात के स्वरूप को बदलना पड़े तो उसमें कोई दोष नहीं है, किंतु ये ध्यान रखना आवश्यक है कि आप अपनी बातों को किस कारण से बदल रहे हैं और कब बदल रहे हैं। वह किसी स्वार्थ या पापी पेट के लिए, अर्थात अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए तो नहीं है। वह अगर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए है तो वह अनुचित है। अगर वह देश उद्धार के लिए या समाज के हित के लिए कर रहे हैं तो वो मान्य होता है। अब अंतिम गद्य देखते हैं हम। आप सभी बच्चे ध्यान रखें, आगे हम इसका उदाहरण देखेंगे भी कि किस प्रकार से आपके प्रश्न आते हैं और किस तरह से व्याख्या आपको करनी होती है। तो जो साथ साथ हम व्याख्या कर रहे हैं उसको आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसी प्रकार से आपको लिखना भी होगा। एक हम लोग हैं जिन्हें आर्य कुल रत्नों के अनुगमन की सामर्थ्य नहीं है, किंतु हिंदुस्तानियों के नाम पर कलंक लगाने वालों ने के भी सहमार्गी बनने में घिन्न लगती है। इससे यह रीति अंगीकार कर रखी है कि चाहे कोई बड़ा बदकहा अर्थात बातूनी कहे, चाहे यह समझे कि बात कहने का भी जरूर नहीं है,
किंतु अपनी मति के अनुसार ऐसी बातें बनाते रहना चाहिए जिसमें कोई न कोई किसी न किसी के वास्तविक हित की बात निकलती रहे। इस गद्य में लेखक हमें लोगों के विषय में ये समझाने का प्रयास करता है कि हम लोग वह हैं जो अपने पूर्वजों व आर्य कुल के महान लोगों के कार्यों का पूर्ण रूप से अनुसरण करने में समर्थ नहीं हैं। अर्थात हम शायद वह सब नहीं कर सकते जो हमारे पूर्वजों ने किया, लेकिन दूसरी ओर हमें हिंदुस्तानियों के नाम को कलंकित करने वाले लोगों का सहायता करने में भी घृणा उत्पन्न होती है। मतलब वो यह मानता है कि हम अपने पूर्वजों की सारी बातों को मानने में समर्थ नहीं है, परंतु हम ऐसे भी नहीं हैं कि जो लोग हमारे संस्कार और सभ्यता के विषय में गलत विषय बात करते हैं हम उनके साथ देने लगे। अर्थात हम उनके संस्कारों और नियमों को भी अपना नहीं सकते हैं और चुप रहकर उनके द्वारा अपनी संस्कृति को कलंकित किया जाना भी हम कदापि सहन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चुपचाप उनके विरोध को सहना तो उनके कार्यों को बढ़ावा देना है। इसीलिए हमने बीच की रीति स्वीकार कर ली है कि चाहे हमें कोई कितना भी बड़ा बातूनी कहे, चाहे ये कहे कि हमें बात करने की सामर्थ्य नहीं है, हमें बात करने का ढंग नहीं आता है, परंतु हम फिर भी अपनी बुद्धि और सामर्थ्य के अनुसार बात करते रहेंगे। हमें बात करते रहना चाहिए, क्योंकि हमें किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि हमारी बातें हितकारी या उचित हैं, तो हमें बेझक उन बातों को सबके सम्मुख कहना चाहिए और बार बार कहते रहना चाहिए, चाहे हमारी बातों को सुनकर कोई निंदा ही क्यों ना करे। हमारे मुख से सदैव दूसरों के वास्तविक हित की बात निकलती रहनी चाहिए। पर खेद है कि हमारी बातें सुनने वाले उंगलियों ही पर गिनने भर को हैं। इससे बात बात में बात निकालने का उत्साह नहीं होता। अपने जी को क्या बने, बात जहां बात बनाए न बने इत्यादि विदग्ध लापों की लेखनी से निकली हुई बातें सुना के कुछ फुसला लेते हैं और बिन बात के ही की बात का बतंगड़ समझ के बहुत बात बढ़ाने से हाथ समेट लेना ही समझते हैं अच्छी बात है। अर्थात इस तरह के लोग बहुत कम हैं जो इस प्रकार का आचरण करते हैं। इसीलिए बात बात करके बैठ जाते हैं, जहां बात करके भी बात नहीं बनती, फिर उस बात का बढ़ाने से क्या लाभ। अर्थात वो यह सोचने लगते हैं कि यहाँ बात करने से क्या फायदा। लेखक कहता है कि अगर आपकी बात सही है तो आपको बोलते रहना चाहिए और तब तक बोलते रहना चाहिए जब तक कि लोग उसे स्वीकार ना कर ले। परंतु वह यह भी कहता है कि इस तरह के लोग हमारे समाज में बहुत कम हैं। वो तो बस ये सोचने लगते हैं कहीं हमारी बात किसी को पसंद आएगी नहीं आएगी, बोलने से क्या लाभ जब कोई मानेगा ही नहीं। और उदाहरण देके उन्हें बहला फुसलाकर बात समझाने का प्रयास करते हैं, किंतु कुछ अधिक भी नहीं कहते। अर्थात छोटी सी बात का बढ़कर बतंगड़ ना बन जाए, इसलिए उस बात को वहीं खत्म कर देना ज्यादा उचित और श्रेयस्कर समझते हैं। परंतु वास्तव में उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम अपनी सही बात को सबके समक्ष नहीं रखेंगे तब तक गलत बात ही आगे प्रचलित रहेगी। इसलिए यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि सही क्या है और गलत क्या है, चाहे वो स्वीकार्य हो या ना हो। आशा करती हूँ आपको ये निबंध अच्छा लगा होगा। एक सामान्य से शब्द बात पर प्रताप नारायण मिश्र जी ने इतना प्रभावपूर्ण निबंध लिखा और इतनी बात के इतने पक्षों को हमारे समक्ष रखा। आगे हम देखते हैं हमारे एग्जाम में किस तरह से पैटर्न आता है, किस तरह से आपको इसमें से
काटनी होती है। आप एक उदाहरण देखते हैं हम। ये प्रथम गद्य है जो अब क्या हमने लेसन के फर्स्ट गद्य पढ़ा था। अगर हम यदि हम वैद्य होते, आपका ये कोई भी इसी तरह से कोई भी गद्य लिखा होगा और उसमें से कुछ पंक्तियां अंडरलाइन होंगी। आपको इन इसी प्रकार के 4 या 5 प्रश्न आएंगे जो इसमें से छांट कर आपको लिखने होंगे और इन अंडरलाइन वाले शब्दों की व्याख्या करनी होगी। देखते हैं प्रथम प्रश्न क्या है। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ से तात्पर्य है कि हमें यहाँ पर ये गद्य किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है, यह स्पष्ट रूप से बताना है। जैसे कि इसके अंतर्गत आप कहेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित बात शीर्षक से लिया गया है तथा इसके लेखक पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। क्लियर? इसके बाद दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो इसमें हमने, जैसे मैंने आपको प्रथम पद में कल समझाया था कि इसकी पूरी व्याख्या, आप उसी तरह से इसकी पूरी व्याख्या लिखेंगे इन तीनों पंक्तियों की। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, हम अपने हृदयस्थ भावों की अभिव्यक्ति किसके माध्यम से करते हैं। तो इसमें हम क्या कहेंगे, हम बात के माध्यम से अपने हृदय में छुपे हुए भावों की अभिव्यक्ति करते हैं। अगला है, भूगोलवेता किसका अध्ययन करता है। बताइए, छाटेंगे हम इसमें, भूगोलवेता किसका अध्ययन करता है। यदि हम वैद्य होते तो कफ पित्त के सहवर्ती बात की व्याख्या करते तथा भूगोलवेता होते तो किसी देश के जल बात की वर्णन करते। मैंने कल भी आपको समझाया था कि अगर हम भूगोलवेता होते तो किसी देश के, ये लिखा है ना, जलवात की बात करते, जलवात अर्थात जलवायु के विषय में, तो हम किसी देश की जलवायु का वर्णन करते और हमें इस बात का ज्ञान कराते, कि देश की जलवायु कैसी है और हमें कैसे प्रभावित कर सकती है। ठीक है। अगला है, वैद्य किस बात का वर्णन करते। तो ये इसके लिए भी हमने पहले पढ़ा था, ये व्याख्या में भी समझा था। हम वैद्य होते तो कफ और पित्त के सहवर्ती बातें करते, अर्थात यदि लेखक या हम वैद्य होते तो आयुर्वेद में वर्णित त्रिदोष, मैंने कल भी बताया था आपको, 3 दोष होते हैं, कफ, वात और पित्त, ये 3 तत्वों के विषय में व्याख्या करते। इसी प्रकार आप, ये मैंने उदाहरण के रूप में बताया है, बाकी सभी गद्यों का इसमें आगे मैंने दिया हुआ है। जैसे एक ये वाला गद्य भी है और उसके आगे भी गद्य हैं। इसी प्रकार आपको इस गद्यांश में से इन प्रश्नों को छाटना है। ये गद्यांश से संबंधित ही प्रश्न है। प्रथम प्रश्न यही रहेगा, द्वितीय भी यही रहता है, रेखांकित अंश। इसमें रेखांकित अंश ये हैं और इनकी आपको व्याख्या करनी है। इसी प्रकार आप पूरे गद्यांशों की व्याख्या और मतलब प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। ये गद्यांश आप नहीं लिखेंगे, इसका प्रथम शब्द और अंतिम शब्द लिखकर आप इन प्रश्नों का उत्तर देंगे। जैसे यहाँ पर सच पूछिए लिखिएगा, फिर डॉट डॉट बीच में लगाइएगा और लास्ट में मान रखी है लिखिएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर डालकर, मतलब प्रश्न लिखकर उसका उत्तर लिखिएगा सुंदर तरीके से। इसी प्रकार ये है, इसमें प्रश्न है ढ
च। ये प्रश्नों को आप अपनी उत्तर पुस्तिका पे करेंगे और अगर किसी भी प्रश्न में या किसी भी पैराग्राफ में आपको कुछ समझने में परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपकी समस्या को दूर करने का अवश्य प्रयास करूंगी। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। सधन्यवाद।